नमस्कार साथियों। काफ़ी समय से इंतजार था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो सीईटी एग्ज़ाम है वो उसका विज्ञापन कब जारी होगा। काफ़ी समय से जारी हो रहा था और हमारे को ये था कि 6 या 7 तारीख के आसपास जारी हो जाएगा। इसका हमने पहले ही वीडियो डाल दिया था कि 6 और 7 के आसपास ये हमारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो ये बहुत सारी शुभकामनाएं जो साथी तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन बैच के आधार पर, और इसके लिए बहुत विज्ञापन जारी हो चुका है हमारा। देखिए, हमारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 6/8/2024 को ये विज्ञापन जारी किया है। इससे समान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक 2024 है। इस पर संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। कैसे आवेदन करना है, क्या आवेदन में है, इसकी क्या पोस्टें हैं, कितना चार्ज है, कब तक एग्जाम होंगे, संपूर्ण जानकारी, इससे सिलेबस क्या होगा, संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। ठीक है साथियों, तो पूरी जानकारी सुनकर आप अपना आवेदन करिए जिससे आपको मिलेगी सफलता। ठीक है। बोर्ड में राजस्थान लिपिकीय सेवा समान पात्रता परीक्षा अधिनियम 2022 में संशोधित अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं में समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 के निर्धारित प्रपत्र में अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। देखिए, कॉमन एंट्रेंस जो एग्जाम होता है उसमें यदि आप फाइट करते हैं तो कौन कौन से एग्जाम के लिए कौन सी पोस्ट के आधार आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा। इसमें प्लाटून कमांडर की पोस्ट आपको मिल जाएगी। राजस्थान अभियांत्रिक अधीनस्थ सिंचाई सेवा है, इसके अंदर जिलेदार और पटवारी की पोस्ट हमारे पास है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा है, इसमें कनिष्ठ लेखाकार की पोस्ट होती है। राजस्थान राज्य राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, इसमें तहसील के अंदर राजस्व लेखाकार की पोस्ट है। राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, इसके अंदर पर्यवेक्षक यानी महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता है। इसके अलावा राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, इसमें पर्यवेक्षक की सुपरवाइजर की पोस्ट है। इसके अलावा राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उप जेलर की पोस्ट है। राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा राजस्थान राजस्व भू अभिलेख उप प्रबंधन उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा यानी पटवारी। राजस्थान पंचायती राज यानी ग्राम विकास अधिकारी और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी कनिष्ठ लेखाकार, ये पोस्टें हमारे यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद यानी आपको ग्रेजुएशन बैच पर यदि आप ये टेस्ट देते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। साथियों, हम बात करेंगे राजस्थान लिपिकीय सेवा, एक एक पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर। ये तमाम जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या है। देखिए, हमारी जो समान पात्रता परीक्षा है वो 2024 सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर ये दिया गया है कि इस किसी भी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा उपस्थित होने या स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही से ही नौकरी की गारंटी नहीं देता है। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार और दोनों आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसकी जो अर्हता प्राप्त होती है और सुसंगत जो सेवा नियम है उसको अधिक कसौटी पर पूर्ण करनी होती है, तभी जाकर आप राजकीय सेवा प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी समान पात्रता परीक्षा जो उत्तीर्ण कर लेते हैं, इससे ये साबित नहीं होता है कि हम सरकारी सेवा प्राप्त कर लें। सम्मिलित सेवाओं पदों पर क्या होगा, विभागीय नियमों के अनुसार परीक्षा प्रणाली के अनुसार अलग पदों भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन और भर्ती की कार्रवाई उस सेवा नियमों के अनुसार ही की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा में वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। ठीक है। इसमें समान पात्रता स्कोर का परिणाम देना 1 वर्ष के लिए क्या होता है, आपका ये स्कोर 1 साल के लिए वैलिड होता है। बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उनका प्रकाशित किया जाएगा। सभी के अंक प्रकाशित किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो 1 वर्ष में 1 बार आयोजित होगी और वो 1 साल के अंदर जितने भी एग्जाम निकलेंगे उसके लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। समान पात्रता परीक्षा उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई भी पाबंदी नहीं है। आप कितनी बार ही समान पात्रता परीक्षा के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी आपके पास नहीं है। अभ्यर्थियों के पास समान परीक्षा का स्कोर सुधारने का अवसर होता है। किसी भी अभ्यर्थी में समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा।
अगर स्कूल की वैधता समाप्त नहीं हुई है तो पूर्व समान पात्रता परीक्षा के अंदर यहाँ पर फिर से वापस 1 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद समाप्त हो चुकी है। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया है, इस बार कुछ संशोधन किया गया है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको यहाँ पर देखिए, ये जो समान पात्रता परीक्षा है इसमें उल्लिखित पदों के चयनित में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार इंटरव्यू और दोनों के में उपस्थित होना पात्र नहीं होगा। यहाँ पर न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने पर विफल रहता है और अनुसूचित जनजातियों के न्यूनतम 5 अंकों की शिथिलता दी गई है, यानी 35% अंक प्राप्त करना होगा। इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा में किसी भी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता या आयु या अनुभव वही होगा जो उस भर्ती के साक्षात करने और सुसंगत सेवा नियमित हो। यहाँ पर देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको क्या करना है, अपनी एक एसएसओ आईडी क्रिएट करनी है। एसएसओ आईडी आप ईमेल आईडी से कर सकते हैं, आधार कार्ड से कर सकते हैं, जन आधार से ईमेल अपनी एसएसओ आईडी बनानी है। ठीक है सर, यहाँ बोर्ड द्वारा ऑनलाइन फॉर्म जिन्हें निर्धारित ई मित्र के माध्यम से स्वयं के स्तर पर भी इसको आवेदन कर सकते हैं। कोई ई मित्र की आवश्यकता नहीं। यदि आप लैपटॉप की या कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं तो आप खुद भी क्या कर सकते हैं, आवेदन कर। जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में विस्तृत विज्ञापन दिया गया है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो ये हमारी साइट है यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, एसएसओ आईडी में रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसमें एसएसओ आईडी होगी। एसएसओ आईडी के अंदर आपको सिटीजन ऐप के अंदर जाना है। सिटीजन ऐप के अंदर जाना है और वहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल का क्या करना है, चयन करना है। चलिए साथियों, मैं आपको कुछ ऑनलाइन बता देता हूँ। देखिए हमारी यह एसएसओ प्लेटफॉर्म है, इस पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास किसी कैंडिडेट की यहाँ पर प्रोफाइल है, तो यहाँ पर उनका आईडी और पासवर्ड डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डाल दिया है। ठीक है, और कैप्चा डालने के बाद यहाँ लॉगिन हो जाते हैं। देखिए 80 ये हम लॉगिन हो गए हैं। अब क्या है साथियों, यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल है, इस पर आ चुके हैं। रिक्रूटमेंट पोर्टल आने के बाद यहाँ पर देखिए कि हमारे यहाँ पर जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी जो वैकेंसी है जो निकल रखी है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी इस जगह। ठीक है, कि कौन कौन सी एग्ज़ाम है उस अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अपने पूरी की पूरी एग्ज़ाम की जो जानकारी है वो संपूर्ण यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी इसके अंदर अभी शो नहीं हो रहा है, जल्दी ही आपके यहाँ पर इस पर शो हो जाएगी। तो आपको यहाँ से क्या होना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये OTR जनरेट करना है। ये OTR तो आपको पता है कि फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखो ये OTR के लिए यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर OTR जारी करना पड़ता है प्रत्येक एग्जाम के पहले। यदि कोई भी फर्स्ट टाइम होता है तो यहाँ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद विद्यार्थी का जो भी चार्ज होता है फीस का वो चार्ज देना होता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए विद्यार्थी की यहाँ जानकारी भर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए साथियों, परीक्षा के आवेदन करने में अभ्यर्थी को क्या करना है, OTR KYC करनी है जिसमें लाइव फोटो हस्तलिपि नमूने का अपलोड करना है। इसमें OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन में पूर्ण करना है। यदि अभ्यर्थी OTR एक बारी की पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को OTR में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन टेप पर अपनी श्रेणी के अनुसार से, यदि वो EWS है, OBC है, MBC है, किस कैटेगरी के अंदर आए उसके अनुसार उसको क्या करना है, आवेदन करना है। ध्यान रखना साथियों, कुछ परिवर्तन हमेशा होता रहता है। इस बार परिवर्तन यह है कि जो बोर्ड द्वारा इस परीक्षा में OTR की लाइव फोटो खींचकर दर्ज की जाने और अभ्यर्थियों का स्वयं का हस्तलिपि नमूना अपलोड कराए जाने का भी
निर्णय लिया गया है, क्योंकि हमारे लगातार क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसी को रोकने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया है कि आपका लाइव फोटो लिया जाएगा, इसके अलावा आपका हस्तलिपि नमूना भी अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी को पूर्व में ओटीआर बना हुआ है तो उसे ओटीआर को अपडेट करना होगा। यदि पहले से आपने ओटीआर कर रखा है तो उसको पुनः अपडेट करना होगा। अभ्यर्थी जब अपना ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ करेगा तो सिस्टम में सर्वप्रथम ओटीआर को वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर लेकर आएगा, और ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर ओटीआर ई केवाईसी सेक्शन में लाइव फोटो के अंतर्गत टैग फोटो का बटन मिलेगा। इस बटन का उपयोग करके वे कंप्यूटर में लगे कैमरे का स्वयं की लाइव फोटो ले सकेगा। इसलिए अभ्यर्थी को टैग फोटो का बटन दबाकर उसके कैमरे के सामने इस पर सीधा बैठना है, जिससे उसका अधिक से अधिक चेहरा फोटो में आए और आंखों की पलकों को झपकाना होगा, तब कंप्यूटर स्वतः ही उसका फोटो कैप्चर कर लेगा। लाइव फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफेद होना आवश्यक है। अभ्यर्थी जब तक स्वयं की फोटो में गुणवत्ता संतुष्ट नहीं हो जाता वह इस प्रक्रिया को दोहरा सकता है, परंतु लाइव फोटो और हस्तलिपि नमूने को एक बार सबमिट ई केवाईसी करने के बाद नहीं बदल सकेगा। साथ ही समस्त अभ्यर्थियों को हस्तलिपि नमूने के अपलोड करवाया जाएगा। इस हेतु ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में हैंड रिटन के अंतर्गत सैंपल फाइल का लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करके अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा निर्धारित हस्तलिपि का निर्धारित प्रारूप डाउनलोड करना होगा। इस प्रारूप में लिखे निर्देशों के अनुसार ही क्या करना होगा, एसएसओ आईडी और ओटीआर नंबर भरकर उसमें ई केवाईसी हैंड रिटन सेक्शन के अंतर्गत चूज फाइल का बटन दबाकर क्लिक कर अपलोड करना होगा। आवेदक को ओटीआर वन टाइम अपलोड की गई हस्तलिपि लाइव फोटो और फोटोग्राफ में फोटो के लिए स्वयं आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि फोटो धुंधली, अस्पष्ट या काट छांट अपलोड कहीं पाई जाती हैं तो आवेदक का अभ्यर्थी का जो किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है, यानी आवेदन आपका रिजेक्ट हो सकता है। ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी एसएसओ के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदन को पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लगानी है। ध्यान रखना, 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, फोटोग्राफ नवीनतम होनी चाहिए। आवेदक की ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक चिन्ह यानी आपका जो भी विजुअल बॉडी मार्क है, जैसे आपके चेहरे पर कोई फेस पर मार्क्स लगा हुआ है या कोई ऐसे कट लगा हुआ है, तो वो भी बताना है। दोनों उम्मीदवारों की स्वयं की पहचान आवेदन पत्र सत्यापित करना होगा। ये नियम साथियों बहुत बारीकी से पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत ही इसको सीरियस लेकर कार्य कर रहा है, क्योंकि हमारी इस भ्रष्टाचार को रोकना है। तो कुछ फेरबदल किए जा रहे हैं और उन फेरबदलों के साथ आपका सामंजस्य स्थापित करना होगा। अब साथियों यहाँ पर देखिए आधार कार्ड आधारित सत्यापन। यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर जनरेट करता है तो किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, और यदि ओटीआर में जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित सत्यापन करना होगा कि आधार नंबर दर्ज करें, फिर डेटा का दर्ज की गई जानकारी, उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा। और यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में दी गई सहमति की घोषणा पत्र देनी होगी। इसमें आपको 3 में से किसी एक विकल्प का चयन करके स्वयं के नाम, पिताजी का नाम या जन्म तिथि को सत्यापित करेगा, जिसमें आप मूल निवास प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की मार्कशीट जोड़ने का विकल्प है आपके पास। इसके अलावा कि उम्मीदवार स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उससे स्वयं की घोषणा करनी होगी। उसमें प्रोफाइल में मैं असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय पे 1 घंटा और 30 मिनट से पहले के बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा या होंगी, इस प्रकार की आपको घोषणा पत्र लिख कर देना होगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं यदि अभ्यर्थी एक बार पंजीयन शुल्क जमा कराने हैं तो किसी अन्य पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करें। ठीक है, एक बार के पंजीयन शुल्क का भुगतान की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार के भुगतान संबंधित ट्रांजेक्शन की लंबित सत्यापन समय हो सके। इसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। आवेदक के पास क्या होना चाहिए, स्वयं के पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी दर्ज होनी चाहिए। इसे नहीं बदलें, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर आपको सूचना प्रदान की जाएगी, तो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके एक ही होने चाहिए। एसएसओ के माध्यम से आवेदन भरना सुनिश्चित करना, ये आपको पता ही है। आवेदक की ऑनलाइन आवेदन के पश्चात ऑनलाइन आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र में क्रमांक आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुई, इसका अर्थ मतलब हुआ कि आपका अभी तक आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ।
कई बार विद्यार्थी क्या होते हैं, ऑनलाइन आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन कई बार ये गलती कर बैठते हैं कि उनको ऑनलाइन आवेदन क्रमांक मिला ही नहीं, और वो सोचते हैं कि मेरा फार्म भर गया है, मुझे प्रिंट आउट निकल गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कि ऑनलाइन एप्लीकेशन क्रमांक नहीं प्राप्त होता है। तो जब तक आपको अच्छी तरह से, जब आपका प्रिंट आउट आपके पास प्राप्त हो जाए, तो उसको अच्छी तरह से चेक करें कि उसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिले या नहीं मिले। आवेदन पत्र का प्रीव्यू के आवेदन को सबमिट होना नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये आपको पता ही है। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। इसके अलावा आप संपर्क पोर्टल पर भी संपर्क कर सकते हैं। और आवेदक की ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता जो भी होगी और अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज योग्यता का अतिरिक्त अन्य संस्था या विश्वविद्यालय प्रदत्त डिग्री या डिप्लोमा स्वीकार या मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये थोड़ी सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार की यदि आप गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। एक बार पंजीयन शुल्क की बात की जाए तो एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें ये फीस दी गई है, जो सामान्य और क्रिमिलियर है उसके लिए 600 रुपये रखी गई है। और राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर हैं उनके लिए हमारी बात करते हैं तो यहाँ पर 400 रुपये फीस रखी गई है, SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और समस्त जो दिव्यांगजन साथी हैं उनके लिए भी 400 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है साथियों। अब इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आवेदकों की निर्धारित पंजीयन शुल्क रखी गई है। ठीक है। और ये हमारे पोस्ट हैं, आपको जिसके बारे में हमने बात करी कि ये विभाग हैं, जो हमारे टोटल जो विभाग हैं उनकी बात की गई है। और ये इनके पद हैं जिनके लिए ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी समान पात्रता परीक्षा होने जा रही है। अब बात करते हैं साथियों, जो आरक्षण है वो आरक्षण हमारे जो प्राप्त हैं सभी को, जो SC ST OBC और महिला, इसके अलावा हम बात करते हैं और आरक्षण प्राप्त है। यहाँ पर देखिए महिलाओं की रिक्तियों का आरक्षण हमारे 30% होगा, और महिलाओं का जो आरक्षण है वो हॉरिजॉन्टली है साथी। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी जो बाकी कैटेगरी हैं, जैसे महिलाओं के अंदर विधवा, पृथकता, विवाह विच्छेद, इनको भी आरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा SC ST OBC इनको आरक्षण है, और दिव्यांगजन साथियों को भी यहाँ आरक्षण प्राप्त है। इसके अनुसार ही इनमें छूट भी प्रदान की गई है, आयु सीमा के अंदर भी हमारी छूट प्रदान की गई है। ठीक है। भूतपूर्व जो सैनिक है उनको भी यहाँ पर छूट प्रदान की गई है साथियों। ठीक है। इसके साथ ही हमारी कुछ बातें, उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनको भी छूट प्रदान की गई है, जो भी हमारे जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंदर रह चुके हैं, एशिया ओलंपिक है, दक्षिण एशियाई ओलंपिक है। ठीक है। इसके अंदर भी उनको छूट प्रदान की गई है। ठीक है। इसके साथ साथ साथियों यहाँ पर अपन आगे बात करते हैं, जो दिव्यांगजन साथी हैं उनको भी आरक्षण प्राप्त है, भले ही वो BL कैटेगरी है ना, ब्लाइंड लो विजन है या हियरिंग है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उनको भी हमारे आरक्षण प्राप्त है और उसके अनुसार उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये 40% से ऊपर हमारा दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, और दिव्यांग प्रमाण पत्र ये मेडिकल बोर्ड के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। आजकल साथियों यहाँ पर ये जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है ये हमारा ऑनलाइन बना होना ही अच्छा रहेगा, वही वैलिड माना जाएगा। ठीक है साथियों। इसके अलावा यहाँ पर न्यूनतम अहंता प्रतिशत जब आप हैं उसमें 5% छूट दी गई है। जैसे SC ST को 35% है, उसी प्रकार से दिव्यांग साथियों को भी यहाँ पर 35% ही प्राप्त करना है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर जो पात्रता परीक्षा रखी गई है वो स्नातक है, यानी उसके ग्रेजुएशन और उसके समतुल्य रखी गई है। ठीक है। इसमें यह है कि आप यदि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ध्यान रखें साथियों, ये हमारी जो उपयुक्त जो प्रमाण लिए जा रहे हैं वो चयन एजेंसी को अपेक्षित जो शैक्षिक योग्यता है वो होनी जरूरी है। यहाँ पर मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और इंटरव्यू 2 चरणों में के माध्यम से चयन किया जाएगा वो आपको देना है। इसके अलावा जहाँ इंटरव्यू से उपस्थित होने से जो वहाँ लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों देने हैं, तो इस प्रकार की आपकी योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ साथ साथियों ऐसी जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है कि SC ST वर्ग के लिए भी छूट दी गई है। अब बात करते हैं कि कौन दे सकता है। ये भारत का जो नागरिक होता है, नेपाल का है, भूटान का है, तिब्बती शरणार्थी है, जो 1162 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने का विचार में आया था, उसको भारतीय मूल के। इसके अलावा आयु वर्ग जो है
वो हमारी 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष की आयु नहीं हुई हो। लेकिन इसके साथ साथ जो SC/ST वर्ग हैं उनको आयु के अंदर छूट दी गई है। तो ये हमारी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग आयु के अंदर छूट दी गई है। यदि कोई साथी है जिसने 40 से ऊपर उम्र पहुंच गई है तो वो अपनी कैटेगरी का फायदा लेकर भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ SC/ST और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग साथियों, राजस्थान और महिला कैटेगरी और इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरियों को यहाँ पर आरक्षण प्राप्त है। पंजीयन शुल्क आपको बता दिया कि कितनी बजे से। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो आवेदन है वो हमारे दिनांक 9/8/2024 या 9 अगस्त 2024 से लेकर 7 सितंबर 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रात की 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी UPI ID का प्रयोग कर सकते हैं। ये परीक्षा का आयोजन जो है सामान्यतः अपन बात करते हैं 25/9/2024 से दिनांक 28/9/2024 के बीच में आयोजित की जाएगी। ये संभावित तिथि जारी कर दी गई है। ये परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है जो सामान्य कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर ये परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है तो यहाँ पर विशेष रूप से इसी को अंतिम रूप मानकर तैयारी करनी है क्योंकि आगे संशोधन होने की संभावना नहीं है। प्रवेश पत्र आपको SSO ID के माध्यम से आप जारी हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको अपने मोबाइल के अंदर और आपकी ईमेल ID पर भी मैसेज सेंड किया जाएगा, तो वहां से भी आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा भी हमारे से लगातार जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। कुछ नियोग्यताएं हैं साथियों, ये आप थोड़ा सा इसको विज्ञापन को पढ़ लेना यदि ऐसा होता है। जैसे किसी अभ्यर्थी की संतानों की जो संख्या है वो की गई है, इसके अलावा कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, वो ऐसा होना। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करते समय विशेष क्या क्या ध्यान रखना है, आपको विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लें कि कोई भी आपकी ऐसी कार्रवाई नहीं हो। संपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास किया गया है। फिर भी यदि किसी भी सवाल को लेकर आपको संयस हो तो हमारे कमेंट आपको करना है। ध्यान रखना साथियों, आवेदन करते समय आपके पास नवीनतम फोटोग्राफ होनी चाहिए और मोबाइल या स्वरचित फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए, टोपी नहीं लगानी है, कपड़ा या छाया बालों से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना आवेदक का सिर या आंख, नाक थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे में चमक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। JPG साइज यहाँ पर ये दी गई है, ये साइज आपके पास होनी चाहिए। प्रवेश पत्र पर उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो भी आपको मेल खानी चाहिए, इसलिए आपके पास एक्स्ट्रा फोटोग्राफ हमेशा याद रखनी चाहिए। आप अपने सिग्नेचर है ब्लैक पेन का प्रयोग करना है, ध्यान रखना, और स्पष्ट होना चाहिए। हस्ताक्षर वही करना है जो वास्तव में वापस फाइनल एग्जाम में आप साइन करें। साइन एक ही रखना है, चेंज नहीं करना है। इसकी फोटो की जो फोटोग्राफ की है इसकी साइज दी गई है आप, ठीक है। इस प्रकार से इसके अलावा साथियों यहाँ पर आपको जो एग्जाम देने आप आने जाने के लिए हैं, आपको राजस्थान सरकार के द्वारा छूट प्रदान की जाएगी, तो वो आपके परमिशन लेटर के आधार पर की जाएगी। लेकिन आपको कुछ हिदायत दी गई है कि आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे सावधानी बरतनी है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आपके प्रवेश पत्र पर भी ये जानकारी मिलेगी। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया के लिए आपको अवसर दिया जाएगा। यदि गलती से आपको त्रुटि से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। इस प्रकार आवेदन आप प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यदि कोई दिव्यांग साथी हैं जो यदि लिखने में असमर्थ हैं तो सूत्री लेख का प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए भी यह प्रावधान किया गया है, ठीक है साथियों। समान पात्रता परीक्षा के लिए जो कार्यक्रम है, जैसे सिलेबस है, काफी आप सिलेबस का वैसे काफी समय से गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो सिलेबस में हम बात करते हैं तो इसका हम अलग से एक वीडियो जारी कर देंगे कि आपका सिलेबस क्या है। लेकिन थोड़ा सा परीक्षा को स्कीम को लेकर मैं जारी बात कर देता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये हमारा सिलेबस होगा। ये राजस्थान लेवल के सारे क्वेश्चन है, इसमें भारत और राजस्थान, सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी सारी चीजें शामिल की गई है। और देखिए पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा एनालिटिकल अप्रोच का होगा, ठीक है ना साथियों। और ये प्रत्येक प्रश्न होगा वो 2 का होगा, 2 अंकों का होगा और 300 अंक होंगे साथियों, और 3 घंटे का पेपर टाइमिंग मिलेगा। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होगा, सभी अंकों के समान होगा। और देखिए साथियों यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग की हम बात कर रहे थे और नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है।
काफ़ी साथी कह रहे थे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, देखिए नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है और यहाँ पर पूर्ण रूप से 1/3 नेगेटिव मार्किंग की गई है। पाठ्यक्रम का पूरा विवरण दिया गया है, इस पर हम थोड़ा सा अलग से एक वीडियो बनाकर आपको जारी कर देंगे, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि सीईटी का कौन सा सिलेबस है। ठीक है साथियों, ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस है, आपको इसको अच्छे से रीड आउट करना है। हमारी ओर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है साथियों, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और अपने पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम आपके लिए सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम एक सफल व्यक्तित्व तो के धनी हैं, तो हम और बाकी लोगों को भी हम चाहते हैं कि वो सफल हो जिंदगी में, और सटीक जानकारी देने का प्रयास हमारा महत्व है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।